renal failure. Sometimes that is kidney stops working. It is called renal failure. Kidney काम ना करे. Sometimes. सर हाँ बोलिए. सर बोलो लक्षिता. सर बोलिए. ब्लड दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है. अभी ऊपर का कोई बात नहीं, दिखने ही लगेगा फिर से. हाँ, यहाँ तो ठीक ही आ रहा है. इट इज कॉल्ड रीनल फेल्योर. इसे क्या कहेंगे? रीनल फेल्योर. ये क्यों हो सकता है? कभी कभी इट इज ड्यू टू प्रिजर्व फूड. जब हम क्या करते हैं, डिब्बा बंद खाना खाते हैं, इस तरीके का पैक फूड, टिन्ड फूड, या सेल्फ मेडिकेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जंक फूड खाने की वजह से भी आजकल लोगों की किडनी खराब हो रही है. सेल्फ मेडिकेशन की वजह से दो ही रीजन हो सकते. अपने आप पीसीएम खा लिया, ये हुआ तो वो खा लिया, उससे सबसे पहला अटैक किडनी. वो टारगेट ऑर्गन है किडनी से. तो इट इज आइदर ड्यू टू सेल्फ मेडिकेशन, और दूसरी चीज फ्राइड आइटम ऑन यूज्ड ऑयल. जो कई बार मल्टीपल, इफ ऑयल इज मल्टीपल यूज, जैसे एक बार अगर तेल यूज हो गया तो उसके बाद उसे अगर आप फिर से करेंगे तो उसमें क्या होगा, सैचुरेटेड फैट हो जाते हैं जो बॉडी के लिए खराब होते हैं. घरों में चलो 2 बार यूज हो जाता है, दूसरी बार तो जनरली घर में क्या है कि मम्मी लोग सब्जियां बना लेंगे, लेकिन ये समोसे वाले तो उसको महीनों यूज करते हैं, तो उनका जो ऑयल है वो डेंजरस है. अच्छा, यही चीज़ जब मैकडोनल्ड से और कहीं की जाती है तो 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखता है. उनके पास टेम्परेचर रेगुलेटर है. अगर बियॉन्ड 200 पहुंचा तो तेल सैचुरेटेड हो जाएगा, वो नुकसानदेह होगा. जो कि ये बाहर जो स्टोव है उसका टेम्परेचर वो पहुंचा ही देते हैं, वो 300 तक पहुंचा देते हैं. दैट इज़ वेरी डेंजरस. इवन ऐसा खाना खा के मेरा भाई BARC में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, उसकी किडनी फेल हो गई थी. वहाँ पर जॉब करता है, लेकिन जो शुरू के 2 साल थे उसने बाहर से खाना लगाया था, वो रीयूज्ड तेल खाता था, तो मदर को मेरी किडनी देनी पड़ी, तो ट्रांसप्लांट करनी पड़ी. वो बहुत उसका 2-3 साल ख़राब गया. सैलरी बहुत अच्छी है, 1 लाख रुपए महीने के, लेकिन फिर भी जरा सा अगर आपने देखा नहीं ठीक से, तो वहाँ पर उसने रीयूज तेल वो उसी में बना के देता था, ठीक आइटम सब कुछ. सबसे अच्छा लगता था भाई ये फ्राइड आइटम दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन किसी को क्या पता कि उसका जो तेल है वो तेल ही खराब है. बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से. दूसरा क्या है? यूजिंग रीयूज्ड ऑयल्स. किसकी वजह से होता है? कंज्यूमिंग रीयूज्ड ऑयल. जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर लाखों डॉलर का वो पड़ जाता है, इस पर क्या कहते हैं, फाइन, अगर वो 200 डिग्री से ऊपर रखती हैं. आजकल जितने भी तरीके के आते हैं ना, ये फ्रायर सब 200 डिग्री का रेगुलेटर, 200 से ऊपर अलाउड ही नहीं है जाना. ये भी है, तो उसके रेगुलेटर में ही नहीं जाएगा 200 से. तो ये अच्छी चीज़ है. तो इसलिए कंज्यूमिंग रीयूज्ड ऑयल. और टिन्ड फूड, ईटिंग जो टिन्ड फूड हो या पैक्ड आइटम या इस तरीके से जंक फूड, इन सब में सोडियम बेंजोएट होता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए बड़ा नुकसान करता है. ये आप लोगों के घर में भी फूड प्रिजर्वेटिव है, ये कॉमन है, लेकिन फिर भी यूज़ तो होता ही है. फूड प्रिजर्वेटिव, अगर फूड प्रिजर्वेटिव ना यूज़ किया जाए तो इतने 800 करोड़ की अब आती है, ये उसे खाना कैसे खिलाया जाएगा? फ्रेश फूड तो सबको नहीं खिलाया जा सकता. इतने सारे लोग हैं, पूरा अमेरिका जंक फूड पे ही चल रहा है. वो उनके यहाँ सब रखा रहता है, वो फ्रेश खरीदते ही नहीं, महीने में एक बार जाते हैं. तो जंक फूड है, और 80% लोग वहाँ ओबेसिटी से परेशान है. जानते हो, पेट उनका ओवरवेट है. अगर उनसे कहो कि हम लोग दिन में रोज डेफिकेट करने जाते हैं, वो हैरान हो जाएंगे, कहेंगे हम तो 4 दिन में एक बार जाते हैं. जनरली वो कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, 4 दिन में एक बार टॉयलेट जाते हैं. तो ये हालत है अमेरिका की.
तो वहाँ पर ये सब क्या परेशानी बताई है, टिन्ड फूड, जंक फूड, या फिर क्या हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इन सब की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से हो सकता है। अभी लोग जो नई जनरेशन है वो कोल्ड ड्रिंक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन एक समय आया था जब ये नई नई आई थी तो कोल्ड ड्रिंक लोग बहुत किया करते थे, वो भी चक्कर इन सब की वजह से होता है, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी होता है। अब होगा क्या, मान लो किसी का रीनल फेल्योर हो जाए। अच्छा, एक समस्या और भी है, व्हेन किडनी फेल्स, व्हेन इट फेल्स 90% देन ओनली इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, एक ये भी है कि दो, मतलब एक किडनी अगर आपकी फेल हो जाए तो दूसरी स्टॉप कंटिन्यू करती रहेगी, वो भी 90% फेल हो जाए, जब 10% बची तब तुम्हारे में जब यहाँ उंगली दबाओगे तो दब जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं आएगा, यानी बॉडी स्वेलिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ सेंसेशन। चलोगे तो चारों पूछोगे हैं क्या बोला आपने, समझ जाओ गड़बड़ है इसकी, समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से बॉडी स्मेल आने लगेगी, क्योंकि अब उसमें से क्या है, यूरिया बाहर नहीं निकल रहा, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, प्रोटीन लीकेज हो जाएगा, जब भी यूरिनेट करेंगे उसमें झाग आने लगेगा, ये सारी समस्याएं हैं ना। और क्रेटिनिन वैल्यू, जो ब्लड में क्रेटिनिन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, पोटेशियम की मात्रा। तो ऐसे में केला, हरी सब्जियां सब बंद हो जाता है, बहुत कुछ बंद हो जाता है। तो अब वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम सब सिर्फ रीनल फेल्योर में देखेंगे। तो दैट इज, ये सब किया जाए, देन इट लीड्स टू, तो such food habits leads to dysfunction of kidney partially or completely. Such food habits leads to partial or complete dysfunction of किडनी। ऐसे में क्या होगा बताइए। नाउ इन सच सिचुएशन वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट बिल्डिंग अप इन ब्लड। इन सच सिचुएशन क्या क्या हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज यूरिया, एक्सेस सॉल्ट, ये सारे starts building up in blood and leads to serious body disorder, swelling of body, skin हो जाएगी। Its syndromes क्या है या symptoms क्या है, are swelling of बॉडी, और क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन। आपको जब बॉडी में घर ही में कचरा भरा हो तो फिर माइंड क्या अच्छा फ्रेश काम कर पाएगा, यूरिया भर गई पूरी बॉडी में तो नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाता है। दैट इज, इसके अलावा now it needs, if patient is not treated immediately it leads to death। थोड़ा सा यूरिया खा लो, हम लोग कहते हैं कि अरे वो खाना जो खा रहा है उसमें यूरिया है, तो सोचो खाने में यूरिया जरा सा खा लिया तो हमें कितना नुकसान हो जाता है, बॉडी में ही यूरिया इकट्ठा होने लग गया तो क्या होगा, जहर ही है, पॉइजन बोला जा रहा है ना। लीड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, वन इज टेम्परेरी सोल्यूशन, दैट इज क्लीनिंग ऑफ दिस पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, वीकली, हफ्ते में करा लो, फोर्टनाइटली, वीकली तो कराना पड़ेगा, वीकली, डेली और ट्वाइस इन ए डे। इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस, जो तुम्हारी बुक की हेडिंग है। हीमोडायलिसिस का क्या मतलब है कि उसको जाके ब्लड को क्लीन कराओ, वहाँ एक मशीन है, वो तुम्हारे मशीन से वही सब काम करेगी, जैसे तुम्हारे में बोमेन कैप्सूल्स था ऐसे सब कुछ उनकी मशीन में वही होगा, वो हम समझ लेंगे। तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट बाय ए डायलाइजर, उस मशीन का क्या नाम है जो तुम्हारी बुक में बना हुआ है, दैट इज
रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट यूजिंग ए डायलाइजर इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब ब्लड और उसकी डायलिसिस का मतलब है शुद्धिकरण। डायलिसिस का क्या मतलब? तो उस चीज को हम कह सकते हैं हीमोडायलिसिस। इसके दो सोल्यूशन है, हमें इसको ट्रीट तो करना पड़ेगा। देयर इज टेम्परेरी ट्रीटमेंट आल्सो एंड देयर इज परमानेंट ट्रीटमेंट आल्सो। परमानेंट सोल्यूशन और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इट इज द किडनी ट्रांसप्लांट। उसकी किडनी हटा दो और उसके परिवार की ही किसी की लगा दो। दूसरे की किसी की लगाओगे तो वो बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, कहेगी ये तो फॉरेन एक्सचेंज है, पूरी बॉडी लड़ाई करने लग जाएगी। बाहर का लगा दोगे ना तो अब कम्बैट की सिचुएशन में कॉपरेट नहीं करेगी, कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, कम्बैट करेगी, लड़ाई करेगी। तो ऐसे में बहुत सारे सप्रेसेंट बॉडी को देने पड़ते हैं, हैवी डोज, वो भी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है कि वो अपनी ये एबिलिटी खो जाए कम्बैट की, तो फिर तो किसी चीज़ के लिए कम्बैट नहीं करेगी। समझ आई बात कि नहीं? देयर आर टू सोल्यूशंस। पहला है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांट ही कर दो, और दूसरा क्या है? डायलिसिस। सो इट्स शॉर्ट टर्म सोल्यूशन का इज डायलिसिस, ठीक है, ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस, सब्जेक्टेड टू कंडीशन। जैसी पेशेंट की कंडीशन, सब्जेक्टेड टू कंडीशन एंड लॉन्ग टर्म solution is transplant of kidney। वैसे किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद व्यक्ति 7 साल जिंदा रहता है। अब लेकिन 15 साल हो गए मेरा भाई, अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। एक बार उसने बस स्ट्रीट का गोलगप्पा खाया था तो इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया था। उसके अलावा तो हर चीज़ धो के पानी को बॉईल करके पीता है, सब्जियों को बॉईल कर, बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है अगर तुम्हें जीवित रहना है। ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस एक बार उसने वो भी जाकर 4 स्टार होटल का गोलगप्पा खाया, स्ट्रीट का नहीं, वहाँ वाला भी बीमार कर। हमको जाना पड़ा था यहाँ से क्लास, गोलगप्पा खा लिया। मैंने कहा तुमने कैसे खा लिया गोलगप्पा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तो फिर आपको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है, ऐसे सिंपली कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? अब देखिए, हम देखेंगे डायलिसिस क्या होती है। क्लीनिंग ऑफ, दैट इज प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड एंड रिमूविंग, by removing poisonous substance from it, it is called dialysis। और हीमोडायलिसिस, जैसे हीमोग्लोबिन है, जो चीज़ रेड होती है या जिसमें आयरन होता है उसको हीमो कहते हैं। क्योंकि हेमेटाइट का फार्मूला क्या है? Fe3O4। आयरन का ही नाम हेमेटाइट है, तो हीमो आ गया, हेमेटाइट। अच्छा, इसी से बन गया हीमो, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और ब्लड को भी इसीलिए हीमो वर्ड दिया गया। तो इस चीज़ को क्या कहा गया? हीमोडायलिसिस भी कर सकते हो, डायलिसिस भी कर सकते हो। हीमोडायलिसिस, चलिए, it is done by a machine called dialyzer। It is done by a machine called dialyzer। तो इसमें क्या किया जाएगा? एक तरीके का कंटेनर होगा और उस कंटेनर में बहुत सारा नेटवर्क ऑफ ट्यूब होगा, ऐसा होगा, ठीक है? तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब होगा।
और जो पेशेंट होगा वो ट्रीट किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें ये बात मालूम है कि अब देखिए ना, ये देखो, अगर मान लीजिए एक वो पोर्शन होता है जो हमारे आर्टरी में डाला जाएगा, आर्टरी में कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, तो उसमें फिर कहते हैं कि आईवी चढ़ा हो, पैप लगता है, बड़ा टेप लगता है, वहाँ पर सब कुछ लगाना पड़ता है। वेन में करने पे कुछ नहीं है, वेन में तो बस ऐसे इंजेक्शन लगाया, हटा के बोले रब कर लो, सब हो गया, होता कि नहीं। वेन आरवी है वहाँ, वेन एंड आरवी वहाँ कुछ नहीं होता, इंजेक्शन लगाए भी जाते हैं, रुई से घिस लेते हैं, 1 मिनट में ठीक हो जाता है। आर्टरी के अंदर जब कोई चीज़ डाली जाए, जब बहुत कुछ होता है जिसे आईवी चढ़ती, तो ऐसे थोड़ी चलती, वेन पे थोड़ी नहीं चढ़ती, वो आर्टरी पे चढ़ती है। मतलब दैट इज इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस इंजेक्शन का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी में जो अगर पानी की कमी हो जाएगी, तो तुमने आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ा है 9th में, तो अगर पानी के चीज़ की कमी हो जाती है तो 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, नमक को 1 लीटर पानी में घोल घाल के डाल देते हैं, जो 100 रुपये की बोतल आती है, वो कुछ नहीं है, 9 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में, वही आईवी है। उससे कुछ लोग कहते हैं ग्लूकोज चढ़ा, कुछ नहीं चढ़ रहा, पानी चढ़ रहा, ग्लूकोज थोड़े ना चढ़ता, सही कि नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर आईवी लगता है वो आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड लिया, कहाँ से लिया, आर्टरी से ब्लड लिया, देखो, और उसमें से क्या होगा कि डाला वेन में, आर्टरी से जो ब्लड आएगा क्या बहुत प्रेशर के साथ आएगा, चेक करो, ब्लड कहाँ से लिया बोलो, तो अपने आप ही फेंकेगा ब्लड और प्रेशर के साथ आएगा, बिल्कुल प्रेशर तक लास्ट तक रहेगा। अच्छा ये सब क्या है, ये सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सब है। जैसे तुम जितनी भी सब्जियां हैं, लौकी का एक पीस काट लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आलू, हर प्लांट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो वाटर के अलावा किसी चीज़ को आने देता है अपने अंदर। पिग्स ब्लैडर, पिग्स ब्लैडर इतनी मोटी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कि अगर उसको बिछा के उस पर उछलो कूदो तो मजा है, उछल उछल के ऊपर, इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ। पिग्स ब्लैडर, तो कई बार ये पिग्स ब्लैडर की बनी होती है, किसकी बनी होती है, पार्चमेंट पेपर हो सकता है, पिग्स ब्लैडर हो सकता है, या फिर सब्जियों का छिलका, लेकिन ये बना किसका होगा, पिग्स ब्लैडर, है ना। तो ये चीज होती है, ओके। स्पेन के लोग पिग भी कहे जाते हैं, पूरे वर्ल्ड के पिग किनको कहा जाता है, स्पेन, क्योंकि उनको खाना बहुत पसंद है और खाना बहुत शौकीन है। वो शादी में 6 बार खाना खाते हैं किसी के साथ, और वहाँ प्रॉपर वॉमिटिंग स्पॉट बने होते हैं, कहेंगे मैं 6 बार उल्टी करके, अच्छा आओ आओ खाओ खाओ। दीज आर द पिग्स ऑफ वर्ल्ड, समझ आई बात कि नहीं, स्पेन के लोग। अब ये देखो, तो हमने ये कहाँ से ब्लड लिया बताओ, फ्रॉम आर्टरी, आर्टरी से लिया। तो ये चीज कौन सी है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली मेम्ब्रेन। अभी देखो, अच्छा इसके चारों तरफ एक सोल्यूशन भरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, डायलाइजिंग सोल्यूशन। क्या तुम्हें ये बात की जानकारी है पलक कि जब ये ब्लड है तो इसमें बहुत कुछ है, इट कंटेन्स यूरिया, इट कंटेन्स ग्लूकोज, और क्या कंटेन करता है, एमिनो एसिड, और क्या होगा, वाटर और एक्सेस सॉल्ट, ये सब होगा। तो जब ये ब्लड इसमें आएगा तो इसमें क्या होगा, नाउ व्हेन ब्लड गोज टू इट, इट रिलीजेस ऑल अमीनो एसिड, सब दे देगा। अब फिर यहाँ से एक नई चीज होगी जो यहाँ से वापस ले ली जाएगी, और बोलो वो कहाँ जाएगी, इसके वेन में, कहाँ जाएगी, और वेन से फिर ब्लड में जाएगी, प्रेशर से तो हमें डालना नहीं है। तो 2 वेन, देखो बुक में सब लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 2 वेन। अच्छा इस प्रोसेस में ये जहाँ पर भी होगा, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमने बताया ना नेफ्रॉन से संबंधित है, वहाँ जाओगे जहाँ पर ये सब डायलाइजिंग, एक डायलाइजिंग डिपार्टमेंट हर जगह बना है, चाहे तुम भोज चले जाओ, वहाँ 20-30 लोग लेटे ही रहते हैं, वो समझो कितना कॉस्टली, यूरिनेट करने का पैसा लिया जा रहा 700 रुपये, 4.5 घंटे वेटिंग, फिर उसके बाद 4 घंटे इसमें लेटना भी है, इतना करने का। अच्छा
जब इसमें से ये रिलीज हो जाएगा तो ये डायलाइजिंग सोल्यूशन में चला जाएगा। ये पूरा इसके चारों तरफ कैसा सोल्यूशन है बताओ? इट इज डायलाइजिंग सोल्यूशन। कहने का मतलब है कि इसके अंदर से ब्लड आया और जो ब्लड आया वो पॉइजनस था, और चारों तरफ इसमें क्या भरा हुआ है? इसके चारों तरफ भरा हुआ एक तरीके का डायलाइजिंग सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन है। और इसमें से ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड है। ब्लड ने क्या किया? अपना सारा इसमें रिलीज कर दिया, ये सब रिलीज कर दिया, और फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। वो जब वापस आएगा ना तो ऐसे आएगा। अच्छा हो क्या आ गया? रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ ग्लूकोज का। ड्रेनिंग तो होती है, लेकिन तो उसके पास क्या वो लिपटने का कोई तरीका है कहीं? बस यहाँ पर एक सर्दी, इसीलिए उसको फिर उसको ग्लूकोज का पानी पिलाया जाएगा, सब कुछ पिलाया जाएगा, जिससे कि रिचार्ज हो जाएगा। नहीं तो जाके देख लेना कभी कि कहाँ है डायलिसिस का, और जाके बोलो मम्मी अभी आ रहे 10 मिनट में, देखा जाए कभी जब जाओ। तो ये चीज समझ में आ गई बात की नहीं? ला, देयर आर टू डिफरेंट, अब जैसे ये बोतल दिखाई गई, लेकिन ऐसे बड़े बड़े बैग्स भी होते हैं। तो टू बोतल्स है, एक क्या करेगी, इसमें से सोल्यूशन इसमें गिरता रहेगा, तो ये गिरता रहेगा, और एक से सप्लाई होता रहेगा। सप्लाई करने में ऐसा नहीं सप्लाई होगा, उसमें मोटर लगानी पड़ेगी। इसमें फ्रेश सोल्यूशन है, इससे सोल्यूशन इसको सप्लाई होगा, कहीं भी डाल दो। अब वो कह रहा है यहाँ डाल देते हैं, ऐसा तो इसको कहते हैं फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन। नया सोल्यूशन गिर रहा है, और जो यूज है यहाँ आके तो सब पूरा भर गया ना, वो इसमें गिर जाएगा। ये यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन। और ये कैसा है? फ्रेश। किसी में कुछ भी लिख दो। अच्छा इधर से जाना, ऐसा कुछ, चलो इधर लिखते हैं, कोई बात नहीं। ये जस्ट एक सिंबॉलिक डायग्राम है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो ये चीज़ है, हमने इस हिसाब से बनाई क्योंकि यहाँ तक आके सब पूरा गिर जाएगा, ठीक है, तो वो वेस्ट है। अब आप ऐसा लिखिए, इसमें ऐसा लिखा है तो जैसा बुक में लिखा हो इसमें लिखिए फ्रेश। ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन। और ये कैसा है? दिस इज यूज्ड। तो यूज्ड क्या है? इसमें गिरता रहेगा, ऐसा लिखा है, तो ये इसमें ब्लड थोड़ी ना आता है, यही है बाहर कर सकते हैं। वो एक गजे यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन। उसे ब्लू क्यों होना है? वो कोई वहाँ पर उससे कोई एनर्जी मांग रहा है क्या? ऑक्सीजन। अब वो तो किडनी कहती है कि हमें बड़े काम करने हैं, यहाँ काम तो सारा मशीन कर रही है, उसको तो उसके ऑक्सीजन से क्या लेना देना? नहीं, हमारी बॉडी में तो किडनी कहती है हमें भी दे जाओ, हमें रेस्पिरेशन करना है। वहाँ कौन सा किसी को रेस्पिरेशन करना? हाँ तो आने दो, ये ऑक्सीजनेटेड ही आ जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात है, ऑक्सीजनेटेड वेन से आए तो और अच्छा हो गया बॉडी की, उससे क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड थोड़ी ना नुकसान करता है। डीऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड आएगा तो लंग से उतना उसको कुछ काम ही नहीं होगा, बस सीधा सीधा आ जाएगा। ऑक्सीजन होने से दिक्कत नहीं है, CO2 होने से दिक्कत हो सकती है। ऑक्सीजन तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ से इसने क्या किया, इन सब चीज़ों को अब हम लिखें क्या क्या होगा। अब देखो, तो ये सारा सोल्यूशन भी येलो कलर का है, ये सब येलो कलर का है। यहाँ पे जो भी आ जा रहा है बस ये सोल्यूशन में चेंज है, ये बस आइसोटोनिक है। जैसे मैंने बताया हमारा ब्लड IV की तरह। हमारे ब्लड में अगर मान लो तुमने एक तरफ ब्लड रख दिया और एक तरफ पानी रख दिया 1 लीटर और 1 लीटर ब्लड, और इस पानी में 9 ग्राम NaCl डाल दिया, तो बोलो वाटर ये ब्लड है।
तो ये ब्लड का वाटर इसमें जाएगा कि इसका इसमें जाएगा? दोनों 1 लीटर रख लिया, तो 1 लीटर पानी में 9 ग्राम NaCl डाल दिया। इसको IV कहते हैं, इंट्रावीनस, जो वीन्स IV सोल्यूशन या ग्लूकोज कहते हैं। ये आइसोटोनिक है, कोई किधर भी नहीं जाए। तो इसका कहने का मतलब है कि जो तुमने ब्लड लिया है, यहाँ कोई ऐसी चीज भरना जो ये चीज हो, तो उससे वाटर शिफ्ट नहीं होगा तुम्हारे ब्लड का। समझ आए? हमें ब्लड ले तो वाटर लेके क्या करना है? क्या ब्लड से वाटर लेना है कुछ? क्या उससे कुछ नहीं बनाना है। इसलिए वाटर तो हमारी किडनी निकाल देगी, फेल किडनी भी निकाल देगी, पानी तो सभी निकाल देंगे नहीं। तो इसका काम क्या होगा? सिर्फ इसका काम होगा कि इससे रिलीज करा देना, वाटर ना लेना। इसलिए कहने का मतलब है जो तुम डायलाइजिंग सोल्यूशन ले रही हो, इट शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड, यानी उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन हो और जो ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन हो सेम होनी चाहिए कि नहीं? इफ कंसंट्रेशन ऑफ that is water on either side of the semi-permeable membrane remains same, then no net water transfer will takes place through dialyzing solution। सही है? दूसरी चीजें निकल जाएंगी, वो नहीं। चलो अब कुछ चीजें इसके बारे में नोट करें। डायलिसिस तो आपने समझ लिया। तो डायलाइजर कुछ नहीं है, एक तरीके की मशीन है। देखो, डायलिसिस ऑन किडनी फेल्योर, तो ये अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ देख लो कि ये बहुत होता रहता है जगह जगह। ये देखो, Hi, I'm Dr. Vidyashankar, consultant nephrologist. ये नेफ्रोलॉजिस्ट, ये ऐसा The patient who undergoes dialysis, consultant nephrologist. Hi, I'm Dr. Vidyashankar, consultant nephrologist at Nephro Clinic, Bangalore. ऐसा होता है, बैठ के भी कराया जा सकता है। The patient who undergoes dialysis for any individual in that region, they can. There are people who have lived for more than 40 years on dialysis. ऐसा भी बताया कि ज़्यादा भी लोग जी लेते हैं। लखनऊ के पास है ना। तो व्हाट इज हीमोडायलिसिस, इस पे नोट लिखने को आएगा। चलिए, आर्टिफिशियल किडनी, इस चीज को कहेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलाइजर बोलते। अगर आर्टिफिशियल किडनी है तो इसका नाम, यही आर्टिफिशियल किडनी है, इसका नाम क्या होगा? हीमोडायलाइजर। तो वो तुम्हारा निकालेगा, ठीक है ना। इन हीमोडायलिसिस क्या होता है कि अ ट्यूब विथ पंप क्या करती है? अ ट्यूब विथ पंप एडिशनल उसको और प्रेशर दे रही है। वैसे तो आर्टरी में ब्लड होता ही है, ठीक है। इस कनेक्टेड, यहाँ एक पंप भी लगा दिया, पंप भी लगा सकते, बुक में लगाया हुआ है, ये पंप है। इज कनेक्टेड टू आर्टरी, टॉक्सिक ब्लड, ठीक है, फ्रॉम बॉडी reaches to dialyzer. Dialyzer has a network of tubules
एक दो नहीं, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मेड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी होंगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड kept in a tank having dialyzer solution. Dialyzer solution is isotonic. ये किससे isotonic है? is isotonic. श्रेया किससे isotonic है? with ब्लड। तो ये क्या करेगा? ये ब्लड के साथ आइसोटोनिक है। अब ये देखो, नाउ ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। ट्यूब्यूल हमने जो निकाला था आर्टरी से, विद पंप इज कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। ट्यूब विद पंप इज कनेक्टेड टू इस नेटवर्क। होगा क्या? ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई कंसंट्रेशन इसके उधर पर ये जो यूरिया और ये सब यहाँ तो नहीं है ना, येलो पोर्शन में तो नहीं है। तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से दूसरी तरफ मूव कर जाए, इतना इसमें पोर्स होते हैं, इतना छेद होता है। जैसे हम लोगों ने देखा नहीं था कि हमारे में ग्लोमेरुलस में जितना छेद होगा उतना इसमें होगा। तो क्या होगा? ड्यू टू concentration gradient, क्या होगा? यूरिया, that is NH2CONS2, ग्लूकोज, excess salt, water, इवन एमिनो एसिड सब मूव कर जाएगा। moves to dialyzing solution and ऐसा होगा। and now जब ये मूव हो जाएगा, blood free from above substances is now redirected to vein। अब ये चीज हो जाएगी through other tube। तो there is no selective reabsorption taking place। इसमें कोई taking place, blood free from toxic waste, वो अंडरस्टूड है और चीजें नहीं लिखी जाएंगी, लेकिन blood free from toxic waste is rooted to body by other tube. This tube is connected to vein. इसके अलावा now used dialyzing solution is replaced continuously with fresh dialyzing solution। नहीं तो फिर क्या होगा? उसी में जब यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल हो जाएगा फिर नहीं आएगा, फिर इसमें से इसमें रिलीज ही नहीं होगा। नया होगा तभी तो बार बार रिलीज होगा, और वो भी भर जाए यूरिया से, तो फिर ब्लड से यूरिया क्यों जाएगा? अगर तुम सोचो हम ना रिप्लेस करें तो फिर दोनों तरफ यूरिया हो जाएगा, तो क्या ब्लड से जाएगा? सेमी परमिएबल तो ये देखती है कि कितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ज़्यादा होगा तो जल्दी जाएगा, और नहीं तो जाएगा ही नहीं। सही है कि बात की नहीं? इस तरीके से विथ फ्रेश, इसलिए यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन इज
continuously replaced with fresh dialyzing solution. ये बात हो जाएगी. नोट क्या है? अवर किडनी, हमारी किडनी फिल्टर करती है, ठीक है, 180 लीटर ब्लड डेली एंड प्रोड्यूस, मेरे ख्याल से 2 लीटर यूरिन बनाती होगी, चेक करते हैं. How much urine is produced by kidney on daily basis? देखो 1.5 to 2 लीटर कह रहा, तो 1.5 लीटर भी हो सकता है. तो and produce 1.5 to 2 लीटर यूरिन. हमारा हार्ट 900 लीटर ब्लड पंप करता है, जिसमें से किडनी के थ्रू कितना होके गुजरता है, क्योंकि फाइन ट्यूब्यूल का नेटवर्क है, पूरा का पूरा तो नहीं जा सकता, फिर हार्ट को तो कई जगह भी भेजना होता है, उसमें से 180 लीटर किडनी के थ्रू होकर जाता है. ब्लड हमारी बॉडी में 4.5 लीटर है. जब मैं कह रहा हूँ 180 लीटर, इसका मतलब है कि अगर एक तरफ वो पंप रख दो, यहाँ रख दो, इतना सारा पानी तो ले लेता है. 900 लीटर पानी भी इतना कैपेसिटी, उसी को बार बार करता रहता है ना. है 4.5 लीटर, लेकिन वो जितना करता है, जो उसका रेट है उसकी बता रहा हूँ, कितना जा रहा है, कितना. सही है. सारा जाता होगा, कई बार जाता होगा. अब 180 लीटर का मतलब वही ब्लड कितनी बार चला गया, एक दिन में ही कितनी बार चला गया. हार्ट में गया, हार्ट ने उसको जगह जगह पंप किया. और यहाँ पर भी 180 लीटर है, तो 4.5 लीटर है ब्लड बॉडी में, और 180 लीटर कोई फिल्टर कर रहा, तो सोचो दिन में कितनी बार उसे फिल्टर कर रहा होगा. नहीं, 4.5 का मतलब है 4 जा 40 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया. कितना हो गया? 180 और 4.5 तो कितना हो गया? दैट इज 40 टाइम्स. जितना ब्लड है उसको 40 बार दिन में साफ कर देता है. बहुत है. और वो 7 दिन में एक बार साफ कर रही है मशीन, और तुम दिन में 40 बार किए ले रहे हो. कौन सा ज़्यादा अच्छा? सही है. देखिए नाउ, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता होगा? सो दैट प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर एंड उनमें भी क्या होगा? O2. दिन में O2 ड्यूरिंग डे टाइम, और रात को CO2 ड्यूरिंग डे. रात को तो सिर्फ वो रेस्पिरेशन करते हैं बाई ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन और स्टोमेटल, क्योंकि जो गैसेस हैं, गैसेस का ट्रांसपीरेशन नहीं होगा. स्टोमेटापोर से बस वो निकल जाएंगे. वाटर तो ट्रांसपायर होगा, लेकिन गैसेस तो सिर्फ निकल जाती है ना, उनके लिए कोई ट्रांसपीरेशन की जरूरत है क्या? ठीक है. ट्रांसपीरेशन है, या फिर ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, और गैसेस रिलीज्ड बाय स्टोमेटल. और कोई रास्ता नहीं है. इसके अलावा प्लांट में जेलेटिन, तुमने कभी ये देखा है कि गम जेलेटिन सुबेरिन
ये सारे लिग्निन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे तुम नारियल का जूट देखो, पूरा लिग्निन है। स्लेरन काई में तुम्हें पढ़ा है ना, लिग्निफाइड होता है। नारियल का जूट पूरा लिग्निन है, तो वो चीज़ उसमें बार्क के तौर पर रहती है। तुम चिप निकाल सकते हो किसी पेड़ में, उखाड़ उखाड़ के निकल आएगा ना बाहर का जो बार्क होता है, तो वो उसमें रहता है, वो उसकी सुरक्षा करता है और सुरक्षा करता है, बाद में निकल भी जाता है। जब वो उसको कुशनिंग इफेक्ट देता है। तुम लाठी मारो जिसमें जितनी मोटी बार्क होगी, उसके जाइलम फ्लोएम को कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इट्स लिग्निन इज रिलीज्ड थ्रू बार्क या कॉर्क। हमारे यहाँ बार्क है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मौसम इतना अच्छा है कि वो इतना मुलायम कॉर्क है। उसी चीज़ को, बार्क बहुत कम है, उसके अंदर इतना मोटा मोटा कुशन है, और इतने मोटे मोटे कुशन की इतनी बड़ी बड़ी कॉर्क निकलती है। दारू की बोतल में बड़ी बड़ी कॉर्क लगाई जाती है, जो बहुत महंगी दारू की बोतल, समझ आया? वो कॉर्क की बोतल मेडिसिन की, होम्योपैथी की दुकान में खूब उस हमारा ज़्यादातर कॉर्क ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से है। इतनी मोटी मोटी बात। हमारे यहाँ तो तुम ऐसे निकालोगे तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा, कॉर्क तो निकलेगा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो क्या कहा जा सकता है कि प्लांट गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट बाय विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। पत्तियां जब गिरती हैं, जब वो पीली होके गिर रही हैं, समझो उसने अपना सारा वेस्ट उसको दे दिया। अगर पत्ती पीली हो रही है, आधी पीली है और आधी हरी, तोड़ो मत और उसको पीली होने दो, वो सब दे देगा प्लांट उसको। लो तुम जा रही है, अभी लेके गिरा दे। विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्लांट रिलीज देयर। कभी तुमने प्लांट में से गम निकलते देखा? स्कूल में क्रिस्टल क्रिस्टल करके ऊज आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो वो जो निकल रहा है, जो गम है, जेलेटिन है, उसमें से निकल रहा है, उसी के गोंद के लड्डू बनते हैं, लोग खाते हैं, मेवा का कंसीडर किया जाता है। उससे हड्डियाँ जो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट होता है, समझ आएगी नहीं? आर्थराइटिस की जिसकी बीमारी होती है, सब ठीक हो जाता है। गोंद कुछ नहीं है, वही प्लांट में से जो निकल रहा है, उसका वेस्ट हमारे लिए काम का होता है। जेलेटिन ज़्यादा होगा तो भटूरा बना खाओ, जेलेटिन पुडिंग बनाते हैं लोग, खाते हैं। समझ आ गया? तो ये देखिए, दैट इज, अब ये चीज हो गया। ये कब होगा बोलो? नाइट होगा, सही है भाई। ट्रांसपिरेशन से निकलेगा, और किससे होगा? बाई स्टोमेटल फ्लोर। प्लांट्स रिलीज गम, जेलेटिन, सुबेरिन, लिग्निन। These are waste generated by plant. So, इसको कैसे निकाला जाएगा? Until it is excreted, it is kept in vacuoles. जब तक प्लांट में से निकल ना जाए, तब तक के प्लांट में उसका वैक्यूल्स होगा, वैक्यूल्स में रहेगा। और लार्ज वैक्यूल रहता है, कोई छोटा मोटा वैक्यूल नहीं रहेगा। तो उसमें न्यूक्लियस साइड वाइज लोकेटेड होगा, और साथ में न्यूक्लियस का उतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं होगा, बाकी गोल्जी ऑफ पेटर्स होगा। वैक्यूल है, जब तक ये रिलीज ना कर दिया जाए, वैक्यूल इसका स्टोर हाउस है, वहाँ रखा जाएगा। और फिर बाद में विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, चिपिंग ऑफ बार्क्स, इन्हीं सब से तो निकाला जाएगा। जो हिस्सा उसका गिर रहा है, समझो वो सारा वेस्ट लेके गिरेगा। अल्टीमेटली इट इज रिलीज बाय विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग। तभी तुमने देखा है जब उसकी डंठल होती है मैंगो की, तो मैंगो की जो डंठल होती है, यहाँ पर, यहाँ सारा सब सब्सटेंस जमा हो जाता है, यहीं पे। और इतना गला देगा कि गिरा ही देगा। दैट इज फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। जब मैं बोल रहा हूँ तो ये पिटियोल को ध्यान रखो, पिटियोल के बेस को। Now, falling of fruits, chipping of bark, इन्हीं सब ठीक है। It is also ooze out as resin and gum.
इट इज ऑल्सो ओजिंग आउट। कभी कभी तुम देखते हो किसी भी चीज में, अचार में रख दो कपड़ों के बीच में, तो उसमें से तेल रिसने लगता है। ओजिंग का मतलब रिसना, थोड़ा थोड़ा निकलना, उसको ओजिंग कहते हैं। सर, हाँ, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स वेस्ट में आता है मतलब? फॉलिंग होगी तो बताया ना, पिटियोन की जो डंठल होगी बेस, यहीं पर सारा इकट्ठा होगा, फिर ये सड़ जाएगी। तो फ्रूट भी वेस्ट हो गया। फ्रूट तो, अब वो फ्रूट गिरेगा तो उसकी नई जनरेशन शुरू होगी। फ्रूट गिरेगा, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं प्लांट्स, तो वो कहेंगे कि ये देखो मैंने आम में अपना सब पल्प जमा कर दिया है, मैं तो चल नहीं सकता, तुम इसको खा लेना और इतनी कृपा करना मेरी इस गुठली को कहीं फेंक देना, और फिर मेरा अगला परिवार बन जाएगा, मैं तो चल फिर नहीं सकता, तो तुम खा के इतनी कृपा उस पर कर दो। समझ आई बात? और वो क्या कहे, तुमको वो पल्प भी दे रहा है, पूरा जान लगा के बना के दे रहा है, कह रहा बस फेंक देना इसको। पॉलिनेशन के लिए कितना सारा नेक्टर कितना यूज करता है, सुगंध दे रहा है फ्लावर के लिए, इंसेक्ट से कहता है आके मेरे ऊपर बैठो और मेरे पॉलन को कहीं पहुंचा दो दूसरे फूल में, उससे सीड बन जाएगा, मेरी जनरेशन बन जाएगी। उसके बदले तुम नेक्टर ले जाओ, अपना हनी बनाओ, वैक्स बनाओ, मर्जी से मन मर्जी जिंदगी जियो, लेकिन मेरे पॉलन को कहीं पहुंचा दो। सही है कि नहीं? इसीलिए तो करता है अपने सारी चीज़ों को। वही हम लोगों के साथ भी हो रहा है कि आप ये देखिए कि आप घर पहुंचती हैं तो मम्मी जूस लिए खड़ी रहती, क्यों? क्योंकि आप नई जनरेशन हो। वी ऑल आर फोकसिंग ऑन यू, क्योंकि आपसे देश का निर्माण होना है। तो वी ऑल आर, जो नई जनरेशन है, प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसका फ्लावर। सब कुछ झड़ जाएगा, लास्ट में जो फ्लावर होगा या कुछ भी होगा, जो ग्रोइंग पार्ट है, वहाँ सबसे पहले हर चीज़ पहुँचती है। थोड़ा पानी दोगे उस फ्लावर को पहुँचे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वो लोकोमोशन तो नहीं कर सकता, उसके पास यही तरीका है। चलिए, इट इज ऑल्सो, दूसरा क्या बताया, ऊज आउट। किसमें से ऊज आउट होगा? ऊज आउट एज गम एंड रेजिन। कुछ क्रिस्टल टाइप देखते हो पत्तों में? नहीं तो दिखा देंगे वीडियो में। देखा है आपने? नहीं देखा? दैट इज, चलो देखो, गम एंड रेजिन ओजिंग आउट फ्रॉम प्लांट। ठीक से में दिखा देगा, ये देखो। तो ऐसा तुमने कभी देखा है? गम एंड रेजिन ऐसा क्रिस्टल, और दिखा देगा, नहीं देखा कोई बात नहीं। तो इसमें इस तरीके से पौधों में से निकलता है गम और रेजिन, उसी से तो गोंद बनता है। ये देखो, कभी कभी तुमने ऐसा पौधों में नहीं देखा, ऐसे गिरता भी है पौधों से, ऐसा नहीं देखा कभी? यही चीज़ है, यही गोंद है, इसी को तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। ये 250 रुपये 300 रुपये किलो बिकता है, और फिर उससे मिठाई की दुकानों में दे देते हैं, गोंद के लड्डू बनते हैं। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया, यही गम है, इसी से बनते हैं। इसी को तल लो तो फूल जाता है गोंद। बहुत घर में मम्मी लोग तलती होंगी, आप तो हर किचन में जाते हैं, आपको की बात मालूम भी होगी, लेकिन वैसे हम लोगों को भी मालूम है ये बात। सही है? तो ooze out, it also ooze out as gum and resin। किससे होता है? as gum and resin। चलिए, also plant excretes some waste through roots। रूट में भी, सॉइल के अराउंड में कई बार ये क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक्सक्रीट होता है। also some waste is excreted through roots to soil, that is transportation in plants। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन छोड़ दिया था कि किस तरीके से होता है। ह्यूमन का देख लिया, प्लांट का तो नहीं देखा था ना, तो अब हम ये देखें। तो ट्रांसपोर्टेशन
प्लांट्स में अगर देखा जाए तो प्लांट्स में अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द बॉडी ऑर्गन, एक है शूट सिस्टम, एक है रूट सिस्टम, बस दो ही बॉडी ऑर्गन है। तो बॉडी ऑर्गन है शूट सिस्टम जो ऊपर है, और एक है रूट सिस्टम। दैट इज टू ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। उनमें हमारी तरीके से कोई बहुत नेटवर्क नहीं है कि हम कहें कि प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, बस वो जाइलम और फ्लोएम जो करते हैं वही है थ्रू आउट बॉडी में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम करके नहीं है उनके में, बस एक प्रिमिटिव करके जो है बस थोड़ा बहुत ऐसा सिस्टम है, कहीं ना कहीं से वो निकाल देते हैं। कोई ऑर्गन करके नहीं है, कोई कहे इसका सिस्टम है तो फिर ऑर्गन्स बताओ, हम लोगों में तो किडनी है, प्लांट में क्या, वैसा करके ऑर्गन टाइप नहीं है ना प्लांट में। अब जरा देखिए, अगर इसके स्टेम को काटा जाए तो क्या होगा, ये स्टेम है प्लांट का, तो इसको अगर मैं काटूं, ये तो रूट हो गई, तो यहाँ पर स्टेम में आपको ये क्या देखेंगे, दीज आर नोन एज वेस्कुलर बंडल्स। ये क्या मिलेंगे वहाँ पर, वेस्कुलर बंडल्स, जो कि रेडियली अरेंज्ड होंगे इस तरीके से। इट इज अरेंज्ड, समझ में आ गई बात। इसको कहते हैं संवहन वाहिकाएं। हम लोगों में भी ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियल क्या, ये कार्डियल है, और जो ब्लड वेसल्स हैं, तो अगर आपसे किसी से कहना ब्लड ठीक से नहीं जा रहा, बोलोगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेरा खराब हो गया। तो हम लोगों में कार्डियोवैस्कुलर है क्योंकि कार्डियल भी है, इनमें सिर्फ वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियल है ही, तो इसलिए उनका नाम आधा कर दिया, भाई कार्डिया कहाँ है तुम्हारा, तो इनका नाम क्या कर दिया, वेस्कुलर नहीं है। इनमें वेसल्स हैं, कौन कौन सी वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स है, फ्लोएम वेसल्स है, सिर्फ वेसल वेसल है तो वेस्कुलर बोला। वेस्कुलर का मतलब है संवहन, ट्रांसपोर्टेशन। चलो, तो ये पूरा नीचे कहाँ कहाँ तक जाएंगे बताओ, ये सब रूट्स तक जाएंगे, और ऊपर कहाँ तक जाएंगे, लीफ तक चली जाएंगे। तो ऐसा ये पूरा बंडल है, और इसका नाम क्या कहा गया, वेस्कुलर बंडल। दिस इज सेक्शन ऑफ स्टेम। देखिए, ये जो सेक्शन ऑफ स्टेम है, इनमें क्या चीज, सेक्शन ऑफ स्टेम ये है। अभी सेक्शन ऑफ स्टेम बात नहीं, पूरा ये सेक्शन काट दिया तो सेक्शन हो गया। सेक्शन का क्या मतलब है, सेक्शन अगर मान लो ऐसे काटो तो उसको लेटरल कहते हैं, ऐसे काटो तो ट्रांसवर्सल, ऐसे काटो तो क्षैतिज काट, ऐसे काटो तो अनुदैर्ध्य काट। तो मैं अभी ये समझ आ गया ना, मैं लेटरल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, लेटरल ऐसे काटा तो ट्रांसवर्सल, सही है। हम लोग को यहाँ से कट कर दिया जाए तो लेटरल, ऐसे कट कर दिया जाए ट्रांसवर्सल। समझ में आ रही बात कि नहीं। अब जरा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज्ड है 9 का ही डायग्राम, लेकिन थोड़ा सा समझना है क्योंकवही चीज अभी आ गई ना। दीज आर वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ बहुत सारे सेल्स हैं, चारों तरफ सेल्स हैं। अब देखिए, इनमें और क्या क्या है, इन सब के बारे में भी थोड़ा सा लिखें। तो इसके बीच में लिखो मेड्यूलरी रेट। अच्छा, ये क्या है, पित्त। इसमें सबसे अंदर में क्या है, दैट इज अंदर में जाइलम होगा और बाहर में क्या होगा,
फ्लोएम होगा। ये चीज देखो, ये पोर्शन क्या है सब में? जाइलम अंदर क्यों है सुनील, बाहर क्यों नहीं है? ये बहुत अच्छा यूनिट बता दो। बोल रहे हैं कि सनलाइट पड़ने पर वाटर का लॉस ना हो जाए, इसलिए उसको सबसे अंदर रखा गया, क्योंकि स्कॉचिंग हीट पड़ी, तपने वाली धूप। तो इसके बाद फिर एक लेयर इसकी किसकी है? ये तो जाइलम हो गया जो पानी ले जा रहा है। फिर दैट इज कैम्बियम, उनके बीच में थोड़ा सेपरेशन है, और उसका क्या नाम है? कैम्बियम। अब ये देखिए, और कैम्बियम के बाद फिर ऊपर में क्या है? दैट इज फ्लोएम। ये देखिए, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? ये जो इसके ऊपर है, तो फ्लोएम बाहर में, अब जरा देखो, अंदर में दिखाया गया जाइलम, बाहर में फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, ऐसी चीज है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर ये कॉर्टेक्स होगा, ये पोर्शन कॉर्टेक्स है जो इसका कुशनिंग इफेक्ट देगा। तो एक छोटी मोटी आपको स्केच पता चल गई कि अब हमें करना है। ओके, नाउ सर वो कोटेक्स को क्या लिखना है? कॉर्टेक्स या आउटसाइड का जो रिंग पर कैम्बियम कैम्बियम। नाउ in plants water is transported from root to, कहाँ से जाएगा? each green part, सिर्फ लीफ तक नहीं जाएगा, जहाँ जहाँ भी ग्रीन पार्ट, अगर ग्रीन स्टेम है तो वहाँ भी जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है? फोटोसिंथेसिस से खाना बनाना है। बोलो बात समझ आई? तो कहाँ कहाँ जाएगा? दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही ना, वहाँ वहाँ पानी जाएगा। और कहाँ से जाएगा? रूट से। रूट से कहाँ कहाँ? दैट इज, वैसे तो लीव्स कह सकते हो इन जनरल, लेकिन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहाँ भी हरा है वहाँ जाएगा। तो इट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीव्स, लीव्स भी लिख सकते हो, या फिर साइट ऑफ फोटो so it takes place by complex tissue, उसे क्या कहेंगे? complex permanent tissue. It takes place by complex permanent tissue, उसका क्या नाम होगा? जाइलम। देख लीजिए, वैसे तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्लांट टिश्यू दो तरीके की होती है, बिल्कुल अभी अभी जो डिवाइड हुई, उसे क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक से हमें लेना देना नहीं है, इसके तीन है, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है, लेकिन उससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरी होती है परमानेंट। परमानेंट में भी एक सिंपल होती है और एक कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल में भी दो तरीके की होती है, एक प्रोटेक्टिव और एक सपोर्टिव। अच्छा, जो सपोर्टिव हुई वो तीन तरीके की हो सकती है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो चीज कभी भी, ये देखो, जो बिल्कुल सॉफ्ट है उसका क्या नाम होगा? पैरेन्काइमा। जो थोड़ी सी हार्ड है वो कोलेन्काइमा, और जो बिल्कुल हार्ड है उसको, ऐसा पूरे पेड़ में जो सबसे हार्ड दिखे
उसको स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं। जो पल्प है खाने लायक हो वो पैरेंकाइमा, और जो थोड़ी हार्ड निकले बीच की निकले जैसे पत्ती की डंठल वो कॉलेंकाइमा। जो फ्लेक्सिबल के साथ है नहीं तो उसका क्या नाम होगा? कॉलेंकाइमा। जैसे ये, और ये क्या हो गया? स्क्लेरेंकाइमा। ये तो बात हो गई सपोर्टिव की, जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में दो हैं, एक दैट इज एपिडर्मिस, वो भी तो प्लांट की लीफ को प्रोटेक्ट कर रही है, और दूसरा कॉर्क, जैसा मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में मिलता है बहुत मोटा मोटा, यहाँ पे भी दैट इज कॉर्क। हमें इन सब में से किसी से मतलब नहीं है, हमको तो किससे मतलब है? कॉम्प्लेक्स से। तो अब ये है सिंपल परमानेंट, लेकिन मैंने ऊपर क्या लिख दिया है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स भी हो जो परमानेंट हो। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में श्रेया क्या अंतर है? आयुषी बताएं। आपसे पूछा जाएगा अभी, रुको जरा। हाँ बोलो अंकुरा, आप बताओ। वो सिंपल वाली कुछ हद तक डिवाइड कर सकती है, पर वो अपने अंदर आइटम स्टोर करती है, और कॉम्प्लेक्स दिख ट्रांसफर गया? करती है। अब एक बार आयुष से पूछ कर पता। हाँ आयुष, अभी भी 40 मार्क्स रहे हैं तो इनकी भी बहुत चर्चा हो रही है। आप बोलो। सिंपल जो होती है तो वो ऊपर वाली एंड होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा डेंजरस। ये कितना अच्छा बता दिया कि कॉम्प्लेक्स कई सेल्स से मिलकर बना है। इन्होंने वंस फॉर ऑल पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और उसमें जब मैं जाइलम टिश्यू की बात करूंगा तो कह रहे हैं सर जाइलम टिश्यू में तो ट्रैकीड सेल भी है, जाइलम फाइबर भी है, ठीक है, और जाइलम वेसल भी है, जाइलम पैरेंकाइमा, ये सब इन्होंने बता दिया कि सर जो कॉम्प्लेक्स होगी उसमें एक टाइप की सेल नहीं होगी सर, वहाँ बहुत तरीके की होगी। और फ्लोएम में भी क्या होगी? दैट इज कई तरीके की होगी, फ्लोएम, पैरेंकाइमा, और क्या क्या होगा, कंपेनियन सेल, चार चार तरीके की सेल मिल के एक सेल बना है। सही है कि नहीं? तो चलो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होगी बताइए? एक तो जाइलम हो गई और दूसरी क्या बताई? फ्लोएम। It is any complex tissue is made up of a number of cells. वैसे तो तुमने पढ़ा है, a group of cells which are similar and ठीक है in shape and size are called a tissue. अब यहाँ पर similar word नहीं लगेगा, which may be dissimilar, but they group together to perform a certain work is called complex tissue. वहाँ similar work नहीं लगा सकते ना, वो अलग अलग तरीके की। So complex क्या है? A group of cells may be of different kinds, of various kinds. क्या लिखा जाएगा? Of various kinds performing same work. Same work. Together. Group हो गई together. तो उसे जाइलम कहेंगे। इसके कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं? ये कंपोनेंट्स हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे, उसके चार कंपोनेंट। ठीक है, चलो आगे की बात करें। इट टेक्स प्लेस बाय कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इनका काम क्या है? जब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, वाटर इज टू बी ट्रांसपोर्टेड, यहाँ से किया जा सकता, तो हमने वाटर की बात की। इसके अलावा नाउ प्रिपेयर्ड फूड का क्या होगा? फूड बाय ग्रीन पार्ट्स इज ट्रांसपोर्टेड। इसे कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट्स बाय फ्लोएम टिश्यू, जो अगेन एक कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। अब हम दो अलग अलग चीजें देखेंगे, एक ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपीरेशन और एक ट्रांसलोकेशन। दोनों चीजों के बारे में देखो। तो नाउ transport of water and
unidirectional. It moves from root to shoot. By xylem. Now, अब देखो, xylem consists of 4 types of cells. कौन कौन सी सेल होगी? xylem vessel, tracheids, xylem parenchyma and xylem fiber. ये चारों चीज होगी. इन चीजों को जरा समझें. ये xylem एक ऐसी ट्यूब है, किसी के घर में भी पानी चढ़ाने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया था, पंप होती है. बहुत मेहनत का काम है. खाना पहुंचाना मेहनत का काम नहीं है, पानी पहुंचाना मेहनत का काम है. किस वजह से? ये जो सेल्स होंगी, तुमको क्या लगता है बताओ? नारियल का अंदर का जो उसकी मलाई होती है वो ज़्यादा स्टिफ है कि उसका खोल ज़्यादा स्टिफ है? खोल. तो इसका मतलब है अगर तुम्हें प्लांट को स्ट्रेंथ देनी है तो तुमको मरना होगा. जैसे स्लेरेनकाइमा मरी हुई है, बार्क उसको स्ट्रेंथ देती है. जो सॉफ्ट पार्ट है वो थोड़ी ना देंगे, वो तो पैकिंग के लिए है. तो जाइलम एक बहुत मेहनत का काम कर रही है, इसलिए इसकी 3 चीजें डेड है. सिर्फ पैरेंकाइमा इनका ध्यान रखिए, बाकी पूरा डेड है. डेड नेटवर्क होगा जैसे नारियल का खोल, तो ही तो उसे मेहनत का काम कर पाएगा. तुम सॉफ्ट से कैसे उम्मीद करोगी कि कई पेड़ तो वहाँ 100 मीटर के हैं. आप जाके देखो श्रीनगर में, तो पानी कैसे पहुँचता होगा? मजाक बात है क्या? उसके अंदर एक ऐसा नेटवर्क होगा जो ऑलमोस्ट डेड है. तो इसकी जो लाइफ संरचना है उसका नाम है पैरेंकाइमा एंड अदर 3 कंपोनेंट्स आर डेड. बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होगा? दिस इज xylem वेसल, और इसका काम क्या है? ये थ्रू एंड थ्रू है, पानी बस इसमें मूव करेगा. इसका नाम क्या है? xylem. अब आगे की चीज देखो. नेक्स्ट इज xylem वेसल में भी छोटे छोटे पिट्स होंगे, ऐसे गड्ढे होंगे, पोर्स होंगे. इसके बगल में एक स्पिंडल लाइक ऐसा होगा. स्पिंडल का क्या मतलब है? तकली जैसा, जिससे सूत काटा जाता है. ऊपर भी टैपर्ड और नीचे भी टैपर्ड. इसको कहेंगे ट्रैकीड. तो दैट इज कॉल्ड ट्रैकीड. स्पेलिंग में देख लेता हूँ. ई पहले है, यहाँ पर रिपीट करें. तीसरी चीज देखो, एक है xylem parenchyma. पैरेंकाइमा के ऐसे ही सिलेंड्रिकल जो भी होंगी इसी तरीके से होता है. न्यूक्लियस होगा, अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ऐसे होगा. एक न्यूक्लियस बना दिया, साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल होगा. और चौथी चीज है xylem फाइबर. इसको कहेंगे पैरेंकाइमा. जब मैं पैरेंकाइमा कह रहा हूं तो तुम समझो इतना सॉफ्ट होगा जैसे गुठली का पन, जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ पैरेंकाइमा, दैट इज पैरेंकाइमा. और दैट इज xylem. अब इस चीज को समझो. अगर आप इसमें का अंदर वाला सेक्शन एक काट लो, एक पहले स्टेम काटो और उसके अंदर का एक छोटा सा क्यूब काट लो, तो आपको क्या लगेगा? xylem टिश्यू काटो और जरा उसको एक सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस से देखो तो तुमको पता चल जाएगा. इसमें बहुत सारे, वीडियो भी अभी दिखाएंगे, थोड़ा सा समझ लें. ऐसे बहुत सारे, 1-2 नहीं, कई ऐसे होंगे जिनमें क्या हो रहा होगा? ऐसा. अच्छा, इसके चारों ओर क्या होगा? इसमें छोटे छोटे पिट्स भी होंगे.
लिपिड्स होंगे। इन्हीं में देखने पर पता चलेगा इसके चारों तरफ ऐसे ट्रैकीड्स हैं, ऐसे ट्रैकीड्स उनमें भी पिट होंगे। अच्छा, इसके चारों तरफ पैरेन्काइमा है कि इसमें कोई टूट फूट हो जाए, वियर हो जाए तो कौन इसका देखभाल करेगा? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा केयर्स फॉर इट, ये देखो। और साथ में इनमें फाइबर होंगे, ऐसे फाइबर भी होंगे चारों तरफ। दिस इज फाइबर। कभी तुमने पेड़ की डंठल तोड़ी है तो अंदर का पोर्शन टूटने में बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे तोड़ना पड़ता है, वही तो फाइबर है। क्योंकि वाटर उसका सेंसिटिव पार्ट है, फाइबर ना तो खट से टूट जाए तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाए। फाइबर उसको स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है, स्टिफनेस देता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। तो ये फाइबर हो गया, ये सब क्या है? फाइबर हो गया। ये क्या हो गया? सर जो रेजिस्टेंस होते हैं और ट्रैकिंग होते हैं वो साइड बाय साइड होते हैं, फिर इसके साइड में पैरेन्काइमा। ये देखो, जब तुम्हें ये चीज है यहाँ पर है जाइलम, इसी में से पानी जाएगा ट्रैकिड में भरेगा, भर जाएगा। क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं तुम कल पानी दो या ना दो प्लांट को, तो ट्रैकिड में भर जाएगा, फिर ट्रैकिड उससे सप्लाई करेगा। जब जा रहा है तो उसकी वजह से इससे इसमें भर जाएगा। अल्टीमेटली जब इमरजेंसी होगी तो इसे ले लेगा। और यही ट्रैकिड, क्या तुम्हें यहाँ दिख नहीं रहा है कि अगर ये जाइलम है तो फ्लोएम है, ये पानी जाके ट्रैकिड के थ्रू फ्लोएम में भरेगा। फिर सोचो फ्लोएम क्या चीज होती है? तुमने देखा था क्या 9th में एक सीव प्लेट थी? सीव प्लेट है। अच्छा, इसमें खाना भरा होता है, ये क्या है? ये फ्लोएम की बात कर रहा हूँ। अगर इसको पानी मिल जाए, यहाँ से पानी गया और यहाँ ट्रैकिड है, यहाँ पे क्या है? ट्रैकिड में भरा। ट्रैकिड से किसको मिल गया बोलो? फ्लोएम को। फ्लोएम को मिला तो इसमें पानी भर गया। अब पानी जब भर गया तो क्या फूल जाएगा पानी? क्यों? क्योंकि इसमें चीनी है, ग्लूकोज है। तो पानी जाइलम से इसकी ओर जाएगा कि इसमें से उसमें जाएगा? वाटर कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा बोलो? जाइलम में। जिसमें पानी ज़्यादा होगा वहीं से तो दूसरी तरफ मूव करेगा। तो पानी इसमें ज़्यादा था, जाइलम में, यहाँ था। और इसके बाद एक कैम्बियम आया होगा, फिर ये आया होगा। पानी भर जाएगा तो क्या ऐसे फूल जाएगा? इवन जब फूल जाएगा तुम ऐसे ही खा पी के चलो मुंबई की लोकल में, वो ऐसा पेट दबाएंगे कि सब मुंह से खाना तुम्हारे बाहर है। समझ आई कि नहीं? तो जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा बताओ? जो इसकी सीव प्लेट है, यहाँ से ये जो इसका जूस है वो अपर और डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज को ही तो ट्रांसलोकेशन कहा जा रहा है। इस चीज को क्या कहा जा रहा है? ट्रांसलोकेशन। दैट इज शिफ्टिंग ऑफ शुगर सिरप, शिफ्टिंग ऑफ ग्लूकोज वाटर टू बोथ डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा का विषय ये। सही है कि नहीं? अब जरा देखो, तो ये आपने देख लिया कि जाइलम, ये पूरा जाइलम टिश्यू है, सब कुछ इसमें बना दिया गया। आपको फाइबर दिखा दिया गया, ट्रैकिड्स दिखा दिया है, पैरेन्काइमा दिखा दिया गया है। और चौथी चीज क्या है? दैट इज जाइलम वेसल। सब जाइलम है। पैरेन्काइमा, जैसे अगर कुछ लोग बहुत काम में बिजी हो तो माँ खाना लिए खिलाती रहेगी, लो खा लो खा लो, वो तीनों पानी चढ़ाने में बिजी हैं। तो उनकी देखभाल कौन करेगा बताओ? अगर उनमें वियर टीयर टूट फूट हो गई तो एक तो लिविंग सेल होनी चाहिए, यही वो पैरेन्काइमा है। इट क्या करता है? रेक्टिफाइज, रिपेयर्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेज जो वियर एंड टीयर है ऑफ ऑल 3 डेड सेल्स। पैरेन्काइमा का ये काम। पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है, वो इन तीनों की केयर करेगा। ट्रैकिड का काम पानी स्टोर करना है। पल्प का काम है किसी चीज़ की पैकिंग करना। जैसे पल्प है ना, सॉफ्ट पार्ट है। जैसे तुम्हारा अमेजन से कोई स्टोर है तो उसमें थर्माकोल जो भरा है वही पैरेन्काइमा है। स्टोरिंग किसी और चीज़ की है। स्टोरिंग उसके वैक्यूल्स में जो बहुत सारे अमीनो एसिड ये सब है, वाटर से लेना देना नहीं है। वाटर का काम तो यही कर रहा है। अभी दिखाएंगे तुमको, नेट पे दिखाएंगे। सही है? जो इनका इसका काम बस इन तीनों की देखभाल करना। टूट फूट हो तो ठीक कर, वो सब आपको दिखा देंगे। अगर मेरे में कुछ होगा तो रेक्टिफाई भी कर लेंगे, वो तो उसमें से देख के पता चल जाएगा ना। अभी चलो, अब तुमको ये पता चल गया दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। 4 चीज़ें हैं।
फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है कि ये नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे भी कहाँ तक जा रहा है बोलो जाइलम? क्या रूट पे चला जाएगा? और ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऊपर ये मिड रिप से होता हुआ फिर इसमें क्या होगा? देयर आर डिफरेंट वीनेशन। वीनेशन कभी पीपल देखा है? कितना गजब का वीनेशन होता है। एक पैरेलल वीनेशन होता है तो किसी किसी में, और वेब लाइक वीनेशन अलग अलग होता है, रेटिकुलेट जो भी हो। लेकिन तुम देखो ये जाइलम इससे थ्रू जा रहा है। अब ये मुझे बताओ कि अगर इसी में नीचे स्टोमेटा है, यहाँ क्या होगा? तुमने कभी स्ट्रॉ से पेप्सी पी है? स्ट्रॉ से तुम जब हवा खींचती हो तो हवा के ऊपर जाने पे पीछे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए पेप्सी ऊपर चलती है और चली जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? इट इज ए काइंड ऑफ सेक्शन क्रिएटेड। भाई स्ट्रॉ से आपने हवा खींची, पेप्सी थोड़ी ना खींची, उसमें कहाँ पेप्सी थी, लेकिन हवा के खींचने से पीछे वैक्यूम हो गया। टू फिलिंग अप दैट वैक्यूम वाटर राइजेस अप। और वाटर तो ऐसे राइज होता है कि मान लीजिए वहाँ पानी डाला है तुमने और पेड़ की जड़ यहाँ, वहाँ से खींच लेगा पानी। सक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग। छोटी क्लासेस में तुमने जल की कहानी पढ़ी होगी, वो H2O की, एक छोटी क्लास में है ना, 8th में है जल की कहानी, वो कैसे उसकी पूरी तो खींच लिया जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो दैट सो। और फिर कितना भेज दिया जाता है? वैक्यूम में तो कितना भरने की क्षमता है? आपने देखा था कि मरकरी 76 सेंटीमीटर कॉलम चढ़ गया था, तो ये कितना चढ़ जाएगा? ठीक है, इस चीज़ को लिखें। एंड दिस फ्लो ऑफ वाटर, ये यूनिडायरेक्शनल है। ट्रांसपिरेशन तुम किसे कहोगी हर्षिता? नो, ओनली इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ट्रांसपिरेशन। However, this evaporation of water creates suction behind it, and now the water is taken from soil and it rises high up to the photosynthetic sites. सही है ये चीज, तो इतना समझ लें। अब आगे देखिए कि साइलम ट्यूब, तीन चीजें डेड है। सिर्फ तुमसे सुनील ये पूछा गया है कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट डेड है। हाँ, और डेड कौन है? बोलो कौन कौन से डेड है? सही है। अब लिखो इस चीज को, 4 कंपोनेंट है इन दिस। कौन कौन से कंपोनेंट लिविंग है, कौन कौन से डेड है? In this xylem vessel, tracheids and xylem fiber, fiber भी लिख दोगे तो चलेगा, are dead, while xylem parenchyma is living। अब देखिए साइलम टिश्यू, ये पूरा टिश्यू है, इज कंटिन्यूअस फ्रॉम रूट टू स्टोमेटा साइट ऑफ। ये कंटिन्यूअस पूरी ट्यूब है, टूटी होगी तो कैसे पानी जाएगा ना। तो साइलम टिश्यू इज कंटिन्यूअस फ्रॉम रूट टू लीव्स। अब आगे की बात देखो, इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको एक चीज दिखानी है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Transportation in plants. वो चीजें देखिए, थोड़ा सा आइडिया। अब जरा देखिए कि when ये वाटर क्या होगा, is evaporated at stomatal pore, then it is called transpiration। The evaporation of water, इसी में इन दोनों को अभी पढ़ाएंगे, इन दोनों में फिर 10 डिफरेंस निकलेंगे, वही तुम्हारी इंपॉर्टेंस है।
लेकिन अब वो इन दोनों जब पढ़ लें समझ लें फिर लास्ट में एक ही क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वो 10 डिफरेंस हमें सीखने हैं। तो अब धीरे धीरे दोनों में हम अंतर स्थापित कर रहे हैं। पहली बात क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन ऑफ एट स्टोमेटा is called transpiration. It creates suction behind it. जैसे हमने स्ट्रॉ से बताया ना, तो it creates suction behind it. कैसे? क्योंकि as vacuum is generated, तो वैक्यूम को फिल करने के लिए to fill the vacuum created, इससे वैक्यूम क्रिएट होता है, क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हुआ तो वैक्यूम क्रिएट हुआ। वाटर राइजेस अप हाई फ्रॉम रूट, वाटर राइजेस अप हाई, ठीक है, फ्रॉम रूट टू शूट। अब देखिए आयुषी, दिस फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल इज यूनिडायरेक्शनल एंड डज नॉट नीड एनी एनर्जी। जब मैं आपसे ट्रांसलोकेशन की बात करूंगा तो वहाँ 2 ATP एनर्जी चाहिए, वो केमिकल प्रोसेस है। और ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल, इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं है, बस वाटर इवेपोरेशन से वैक्यूम हुआ, उससे वो चढ़ गया। तो ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। तो क्या लिखा, फ्रॉम रूट टू शूट, सही है। अच्छा, तो दिस फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज यूनिडायरेक्शनल। सिर्फ नीचे से ऊपर तो जा रहा, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है क्या, नहीं। खाना तो सब तरफ जाएगा, हर सेल के पास, लेकिन पानी तो एक ही तरफ चलता है, तो इसका वो बाई डायरेक्शनल है। और ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। This movement of water and minerals is unidirectional and needs no energy. ऐसा होने के लिए कोई एनर्जी इसको नहीं चाहिए। It is physical process. Xylem tissue is located on inner side of vascular bundle. Vascular bundle में ये अंदर की तरफ होगा। Xylem tissue is located on inner side of vascular bundle. Xylem vessel क्या करेगी, it transport for vertical movement of water. vessel देखा था ना अभी, क्या करेगी, for vertical movement of water. Xylem trachea क्या करेगा, contains pit, इसमें पिट होंगे, पिट्स होंगे गड्ढे, एंड फॉर लेटरल मूवमेंट, लेटरल का मतलब है हॉरिजॉन्टल, कहाँ तक जाएगा, सीव ट्यूब तक जाएगा। ये बात इंद्रजीत समझ में आ गई, यहाँ से पानी लेगा जाइलम से वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये काम ट्रैकीट के लिए दिया गया, ये ट्रैकीट्स हैं। और इसी के बगल में आगे बढ़ोगे तो कैम्बियम आएगा, कैम्बियम के बाद फ्लोएम भी आने वाला है, ऐसा वहाँ तक पहुँचाएंगे। फिर वो फूल जाएंगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ऊपर नीचे आएगा। अब देखो इसी तरीके से दैट इज जाइलम फाइबर फॉर गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ
and elasticity. ठीक है, through water transportation system. और जबकि जाइलम पैरेंकाइमा क्या करेगा? इट इज लिविंग, ये तीनों कैसे हैं? ये डेड है। जबकि इट इज लिविंग सेल हैविंग न्यूक्लियस, अभी तुमने यहाँ देख भी लिया, इसमें न्यूक्लियस भी है ना, हैविंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट, ठीक है, रिपेयर्स xylem vessel, xylem fiber and brackets. Fiber, xylem vessel, कितना ही रखो। चाबी ले लो, चले ही गए लोग। ओके, थैंक यू लक्षिता।